दोस्तों, जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो कविता तो परंपरा से पहले से चली आ रही थी, लेकिन आधुनिक काल में नाटक, उपन्यास और कहानी जैसी विधाएं प्रमुखता से केंद्र में आती है। और जब ये विधाएं साहित्य के केंद्र में आती है तो सामाजिक जीवन में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कह सकते हैं कि ये विधाएं, नाटक भी बहुत पुरानी विधा है, लेकिन मध्यकाल में इसका प्रभाव लगभग निस्तेज हो चुका था, खत्म हो चुका था, और आधुनिक काल में आकर के वापस इसको प्रभाव मिला। कहानी भी कहने की परंपरा पुरानी है, लेकिन इसका कोई इतना मध्यकाल में महत्व नहीं था। उपन्यास आपको पता ही आधुनिक विधा है। उपन्यास के साथ, नैरेटिव के साथ ये फ़ायदा है कि आप रचनाकार को उसमें अपनी मनचाही बात कहने का, मनचाहे तरीके से कहने का मौका मिलता है। वो जैसा चाहे वैसा नैरेटिव बना सकता है और उसके पास कह सकते हैं कि बड़ी आज़ादी होती है अपनी बात कहने की। तो इन तीनों ही विधाओं का आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा महत्व है। जयशंकर प्रसाद बड़े नाटककार, प्रेमचंद बड़े उपन्यासकार, बड़े कहानीकार, निराला बड़े कहानीकार। तो ये पूरी जो शताब्दी है, पिछली शताब्दी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जा कर के निगाह डालते हैं तो आपको इस शताब्दी की वास्तविकताओं का पता चलेगा। और हम यहाँ कुछ कुछ रेफरेंस के साथ बात करेंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे नाटककार जो नवजागरण काल में लिख रहे थे और उस काल में भी लिख रहे थे, उन्हें इस काल में नहीं रखा गया क्योंकि उनकी ज़मीन नवजागरण की थी। बालकृष्ण भट्ट केवल बद्री नारायण कुछ ही ठीक ठाक नाटककार कहे जा सकते हैं, पर इनके नाटक भी पारसी थिएटर से बुरी तरह प्रभावित हैं। पारसी थिएटर लिखने वालों में हर्ष नारायण प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक उल्लेख है। वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि से शून्यकाल है। उपन्यास की स्थिति भी नाटक से भिन्न नहीं है। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गमरी आदि की चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया नवजागरण, शायद इसकी चर्चा मैंने नहीं की है, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, वेस्टर्न साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो उसको पुनर्जागरण भी कहते हैं। रेनेसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदी साहित्य में भी नवजागरण का समय 19वीं शताब्दी का समय ही देखा गया है। और नवजागरण का मतलब ही है कि किस प्रकार से आप पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स थॉट है उसको साइड करके एक नई सोच के साथ, नए कलेवर के साथ, नए नैरेटिव के साथ साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और ये नए नैरेटिव के साथ साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने का तरीका या मतलब ही है कि आप समाज को एक पूरे नए ट्रांसफॉर्मेशन के युग में प्रवेश कराना चाहते हैं, परिवर्तन की एक लहर पैदा करना चाहते हैं। और उसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ राइटर ही नहीं होता है, बल्कि पूरा समाज एक परिवर्तन के उस तूफान कह सकते हैं कि एक परिवर्तन के लिए तैयार है अपने आप को। वो इतना मैच्योर हो चुका है कि उस अतीत की उन चीज़ों को छोड़ करके एक नए रास्ते को चुनने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये है। फिर ये सब तिलस्मी नाटक उपन्यासकार थे। देवकीनंदन खत्री का नाम सुना ही होगा आपने। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ये बड़ी बात है, एक रचनाकार का प्रभाव इतना अधिक लोगों के बीच जा चुका था, है ना। अब जब कहानी की हम बात करते हैं तो कहानीकारों में आपको पता ही है कि वो समय था, उस कहानीकार में कहानी का लगभग आरंभ ही हो रहा था। ये समय भी 1900 से 1915 तक का समय है, गुजर रही थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में, और रामचंद्र शुक्ल की कहानी आई थी। देखिए, रामचंद्र शुक्ल इसी को हिंदी की पहली कहानी माना है। 1903 में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय बंग महिला की धुलाई वाला प्रकाशित हुई। 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम, 12 में रसिया बालम, 1913 में राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, और 15 में आपको पता है कि गुलेरी जी की, जो गुलेरी हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है और उनकी कहानी है, उसने कहा था। आपने ज़रूर पढ़ी होगी, उस कहानी को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए।
और उस पर नामवर सिंह ने लिखा भी और भाषण भी दिया है उसको। वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हिंदी समय नाम की जो साइट है, अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जो हिंदी की लगभग सारी विधा हैं उन पर बहुत सारा मैटर आपको हिंदी समय .com एक साइट है, कविता कोश है, गद्य कोश है, और गूगल करेंगे तो न जाने आजकल कितने सारा बहुत सारा मैटर आपको नेट पर मिल जाता है। आप चाहेंगे तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आप लिखना चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो ये इंटरनेट ने जो सुविधा हमारे लिए उपलब्ध कराई है, हम जितना अधिक हो सके उसका प्रयोग करें, हमारे लिए अच्छा है। फिर 1916 में प्रेमचंद ने की कहानी बड़े बड़े घर की बेटी भी प्रकाशित होती उसी समय। तो देखिए जो ये उस दौर के जो बड़े रचनाकार हैं, इनकी सारी कहानियाँ उसी दौर में लगभग छपती है। और उसने कहा था कहानी एक आप पढ़ेंगे तो एक रोमांटिक कहानी लगेगी आप, लेकिन किस प्रकार से इतिहास, समाजशास्त्र, प्रेम शास्त्र, जीवन के तमाम उन नाटकीयता, उन सारी चीज़ों को लेकर कहानी चलती है और किस तरह से एक अजीब सी दुनिया में आपको ले जाती है। अगर कहानी को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ेंगे तो कहानी का एक तार तार, रेशा रेशा खुलने लगेगा और आप समझेंगे कि कहानी असल में होती क्या है। सिर्फ कहानी वर्णन करना मात्र कहानी नहीं है कि आप कुछ भी नैरेटिव कर दिए, डाल दिए ला करके, वो कहानी नहीं है। कहानी अपने युग के उस संदर्भ को किस प्रकार से कहानी की जो नहीं कहा जाता उसको भी कह देता है रचनाकार, वही तो उसकी ताकत है। तो आप जब इसको समझेंगे या हम समझेंगे तो हमें इस चीज़ का एहसास होगा और हम समझ पाएंगे कि एक बड़ा रचनाकार क्या क्या भूमिका निभाता है। फिर अब हिंदी की पहली कहानी कौन से, विवाद चलता रहता है इसको लेकर के, आप बाद में पढ़िएगा, इसको मैं उस पर बात ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। उसने कहा कि देखिए इस काल की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। उसने कहा था, मैंने अभी बताया ना आपको, रोमांटिक आदर्श अपनी पूरी रंगीनी में है। ये अपने परिपार्श्व, सेटिंग, चरित्र कल्पना, परिणति में रोमांटिक है। इसकी तकनीक उपलब्धियां, नाटकीयता, स्थानीय रंग, सेंटिव, जीवन वर्णन, फ्लैशबैक अभूतपूर्व है। हिंदी कहानी के इतना विकसित हो जाने पर भी इसकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई और आज भी ये कहानी उतनी प्रसिद्ध है जिस समय की कहानी छपी थी। तो इस कहानी में कुछ तो बात है, तो इसको अगर पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सरस्वती पत्रिका का मैंने पहले ही जिक्र किया कि हिंदी भाषा का निर्माण में और साहित्यकारों के निर्माण में सरस्वती पत्रिका की बड़ी भूमिका है। अगर आप इसको समझेंगे तो सरस्वती पत्रिका के रोल को भी समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई पत्रिका जब रचनाकारों के लिए काम करने लगती है और एक पूरी पीढ़ी को तैयार करती है, इट इज़ क्रिएट ए न्यू जनरेशन लाइक दैट प्रेमचंद ने भी सिर्फ हंस निकाला ही नहीं, बल्कि प्रेमचंद ने एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार की उसके लिए। और उन्होंने रचनाकारों को कहा, सुधारा और अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आप प्रेमचंद के संस्मरण पढ़िए, आपको याद आएगा उस दौर की जो चीज़ों को पढ़ेंगे तो, कि कैसे प्रेमचंद पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे। प्रेमचंद पैसों को उनको ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभाव का जीवन जिया और तमाम सेक्रीफाई करने के बाद उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका निभाई, अपनी साहित्यिक भूमिका निभाई और अपना काम पूरा, पारिवारिक भूमिका भी पूरी मुस्तैदी के साथ निभाई उस आदमी ने। तो प्रेमचंद, हर कोई प्रेमचंद नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देखिए, हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक जानेंगे, जितना अधिक समझेंगे, उतना ही हमारी, और ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होता है और न सीखने की कोई उम्र होती है और सीखने का कोई समय होता है। इसलिए निरंतर सीखते रहना, निरंतर ज्ञानार्जन करना, और ज्ञान कभी निरर्थक बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप करेगा और हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब नीचे आएंगे तो लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से चैनल भी ग्रो करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए और कमेंट करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है ना, सिर्फ लिखना है आपको, और लाइक करने में भी कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जा रहा है, ना पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है, सब फ्री है। इसलिए प्लीज़ करते रहिए और डरिए मत कि इसमें मेरा पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं जानते, वैसे आज की पीढ़ी सब कुछ जानती है
इंटरनेट के बारे में क्या करना कैसे करना उसको सब पता है। तो मस्त रहिए और हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। अतीत को भूल जाइए, जो बीत गई सो बात गई। मानो जीवन में उजियाला था, सब कुछ था, लेकिन हमारे काम का नहीं, हमें आज को जीना है। So celebrate today and enjoy the life. Good luck. Have a great day.